गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों आज मैं क्लास 9th की नई लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस पार्ट था दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो इस पार्ट में जो नया पार्ट है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा ये चैप्टर नंबर 7 है आपके एनसीईआरटी में। ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये चैप्टर का नेम है, दैट इज द चैप्टर नंबर 7। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस बात को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस चैप्टर मीन्स? तो जैसे नाम में ही सारी चीजें छुपी होती हैं, डाइवर्सिटी। देखिए बेटा जी, मैं आपसे एक सिंपल सा बात पूछता हूँ। चलिए आप कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, एक रूम में बैठे हुए, सपोज करो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उस पर्टिकुलर रूम में, सुनिएगा बस बताइए, तो बोलोगे सर मैं खुद एक क्या हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मान लीजिए आपका भाई बहन कहीं पे बैठा हुआ है, तो बेटा वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उस पर्टिकुलर रूम की बात कर रहा हूँ। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन वो एयर में मौजूद हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी दैट कैन बी सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है, तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला। तो हो सकता है जब एरिया काफ़ी छोटा है, जैसे हमने बात की एक छोटा सा रूम है, तो वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप आ गए, आपका भाई आ गया। फिर अगर बात करेंगे तो बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपके बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो प्रेजेंट होते हैं आपके रूम में, वो भी क्या है बेटा, लिविंग है। अब सपोज करिए आप अपने रूम से बाहर जा रहे हो, तो रूम के अंदर में ये चीज़ें देख ली। जब आप रूम के बाहर जाओगे तो बेटा एक बहुत ही बड़ा लैंड है आपके घर के सामने, मान लीजिए। उस लैंड में, या मान लीजिए बगीचा है, उस बगीचे में जब आप विजिट करोगे, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट हो सकता है बनियान ट्री हो, बबूल ट्री हो, कोई भी ट्री हो सकता है, रोज का हो, जैस्मीन हो, हिबिस्कस हो, कोई भी हो, बहुत सारी ट्रीज वहाँ पे आपके ग्राउंड में लगी हुई हैं। बेटा वो भी तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। अगर आप चले जाओ किसी तालाब के पास में चले जाओ, वहाँ भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तालाब के आसपास में बहुत सारे मेंढक मिल गए, फ्रॉग मिल गया ना, अर्थवर्म मिल सकता है, मछलियाँ मिल सकती हैं, ठीक है, क्रैब मिल सकता है, लोबस्टर मिल सकता है। यानी बेटा जैसे जैसे आप अपना एरिया बढ़ाओगे, रिसर्च का एरिया बढ़ाओगे, पहले हम केवल कहाँ थे, एक अपने घर में थे, तो केवल 2-3 लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब आप गए कहाँ पे, लैंड में, प्लांट्स आ गए, आप तो खुद भी लिविंग हो, प्लांट्स भी लिविंग है, वहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होंगे। अब अगर आप बगीचे में जाओगे, मधुमक्खी उड़ रही होगी, इंसेक्ट्स ही है। बहुत सारे आपके एंड्स यानी कि मक्खियाँ भी होंगी वहाँ पे, हाउस फ्लाई, बहुत सारे फ्लाई होती हैं, छोटे छोटे एंट यानी कि चींटियाँ भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो हैं। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है किसका बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो पार्टिकुलर लोकेशन में पाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो सिंपली मीन्स लिविंग, बायो का मतलब क्या बेटा, लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब हो गया डिफरेंट, यानी कि सीधी बात है डिफरेंट, और वेरिएशंस कह लीजिए, सीधी बात है। तो जहां पे आप डिफरेंट अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। जैसे हमने बोला मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जब कभी भी आप पढ़ोगे इनके बारे में, यही कहलाता है बेटा बायोडाइवर्सिटी, लिविंग डाइवर्सिटी। सुनिएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख के समझाने की कोशिश की है। इट रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेराइटी का मतलब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई प्लांट है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल्स है, कोई भी प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो कि पार्टिकुलरली इस अर्थ के ऊपर पाया जाता है, वही सारे क्या कहलाएंगे बेटा जी, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, बायो मीन्स होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस और वेरिएंट, यानी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं आपकी सराउंडिंग में, या मैं बोलूँ पूरे अर्थ के ऊपर, उसी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे बेटा, बायोडाइवर्सिटी। ये डाटा खैर आपके एनसीईआरटी में पता नहीं दे रखा है कि नहीं, लेकिन जब आप 11th में जाओगे तो ये डाटा दे रखा है नियरली। सो अभी तक सुनिएगा, टिल नाउ, अभी तक यानी कि 2020 के आसपास तक, 2018-17 तक ही मान लीजिएगा, जब तक रिसर्च हुई है, नियर अबाउट 2 मिलियन या 20 लाख, ध्यान रखिएगा 2 मिलियन और 20 लाख स्पीसीज के बारे में हमको जानकारी है। ये स्पीसीज प्लांट की हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। लेकिन आपसे इतना पूछेगा कि टिल नाउ हाउ मेनी स्पीसीज आर नोन एंड डिस्क्राइब, यानी जिसके बारे में आप जानते हो, तो कितना बोलेंगे, 20 लाख और 2 मिलियन। So there are about 20 lakh or 2 million species that are known and described on Earth, which differ from each other, जो एक दूसरे से अलग है, on the basis of, कौन से जो बेसिक कैरेक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि भैया हाँ ये अलग है। अब समझिएगा, जैसे आप हो, मैं हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो, मैं एक टीचर हूँ मान लो, तो बेटा आप भी एक होमोसेपियन हो, यानी सेपियन स्पीसीज में हो, मैं भी सेपियन हूँ, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा आप खाना किससे खाते हो, हाथ से, मैं भी हाथ से खाता हूँ, ठीक है। आप अगर देखना होगा तो आई से देखोगे, या सिंपल सी बात बोलो, मेरे में जितना छोटा हार्ट होगा या जितना बड़ा हार्ट होगा उतना ही आपके अंदर में होगा, है कि नहीं है। यानी अगर 2 प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, समझिए, जो कैरेक्टर्स जो आप बाहर से देख पा रहे हो, जैसे आप मुझे देख रहे होगे, तो देखा होगा मेरा बाल ऐसे ऐसे है, थोड़ा सिल्की, मतलब घुंघरेला टाइप का है, इनकी आंखें का कलर ये है, ठीक है, हो सकता है इनके हाथ में 6 उंगलियां हैं। यानी जो कैरेक्टर्स आप अपने आई से, नेकेड आई से देख पाओगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। सो दोज कैरेक्टर्स विच कैन बी easily seen by eyes called as the external characters। अब जैसे मैं और आप हो, कंपेयर कर रहे हैं, तो हम, आपके अंदर में भी 2 ही पैर है, मेरे पास भी 2 ही पैर है वॉकिंग के लिए, लेकिन जब हम अपने आप को कंपेयर करें, किसी काऊ से कंपेयर कर लो, तो काऊ से कंपेयर कर लो, उसमें क्या होगा बेटा, आगे वाला भी क्या किस तरह से काम आता है, पैर में ही, फोरलिम्ब भी उसमें क्या होता है, पैर की तरह काम आता है। लेकिन हमारा ये फोरलिम्ब है, हाथ जो होगा क्या करें, किसी को झापड़ मारने का काम आ सकता है, किसी को फूल देने का काम आ सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। लेग वॉकिंग के लिए काम आएगा, हैंड खाने के लिए काम आएगा। लेकिन अगर बात करेंगे काऊ से जब आप कंपेयर करोगे, तो काऊ में क्या होगा बेटा जी, तो काऊ में सारा जो होगा पैर की तरह काम करता है, जो मदद करता है लोकोमोशन के करने में, यानी कि ऑब्वियसली एक प्लेस से दूसरे जाने में मदद करता है काऊ में। तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका हेड भी क्या होता है, काफी लंबा होता है, हमारा इतना बड़ा तो है नहीं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल काऊ की तरह। तो हम जो कैरेक्टर्स हमारे और कैरेक्टर्स किसके अंदर में, काऊ से कंपेयर करोगे तो कैरेक्टर्स क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि उनका एक्सटर्नल कैरेक्टर जब आप देखोगे नेकेड आई से, उनके अंदर में अलग अलग, उनके अंदर में एक लंबी पूंछ भी है, हमारे अंदर में पूंछ है क्या, नहीं है ना जी। तो इसका मतलब दोज कैरेक्टर्स जो आप खुली आंखों से, नेकेड आई से देख सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो पहला किसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफर करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। मैं अगर अलग हूँ काऊ से, कैसे, काऊ के पास में पूंछ है, मेरे पास पूंछ नहीं है, मैं अलग हूँ क्योंकि मैं आसानी से उस कैरेक्टर को देख पा रहा हूँ। अब दूसरा जो है इंटरनल कैरेक्टर और स्ट्रक्चर। सपोज करिए सिंपल सा बात, इंटरनल यानी कि बेटा जी जो कैरेक्टर्स आपके शरीर के अंदर में है, जो आपकी खुली आंखों से नहीं देख पाओगे, उसको क्या करोगे, या तो ऑपरेशन करके हार्ट को निकालो, लंग्स को निकालो, किडनी को निकालो, देख सकते हो क्या, ऐसे 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 आंख चौड़ी करके देखो, किडनी दिख जाएगी, किसी के अंदर में नहीं दिखेगी क्योंकि वो बॉडी के अंदर में है। तो सिंपल सी बात है, मैं
कंपेयर करता हूँ काऊ को और अपने आप को। देखिए हमारे अंदर में जो स्टमक है काफी छोटा सा है, लेकिन अगर बात करोगे काऊ में, बफेलो में, वो स्टमक एक इंटरनल ऑर्गन है, तो उनके अंदर में स्टमक क्या होता है, इतना बड़ा होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल कैरेक्टर्स भी क्या कर सकते हैं, भैया ये काऊ है, स्टमक बहुत बड़ा है, हमारे अंदर क्या होगा, स्टमक छोटा है, तो सब जो हमारे तरह होंगे वो ह्यूमन बींग्स में आएंगे, जो जिनका स्टमक बहुत बड़ा है। देखो बेटा मेरी तरफ मत जाना, मेरा खुद बड़ा है, ठीक है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं भैंस की तरह दिखूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला था एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जो आप बाहर से देख के कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरा इंटरनल कैरेक्टर्स, देखिए इंटरनल कैरेक्टर्स और भी हो सकता है, और भी जैसे मान लीजिए उनके में आंखें क्या होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, हमारे अंदर में आंखें क्या होंगी, छोटी छोटी। तो आंखों के अंदर जनरली देखा होगा, उनमें रातों को जब आप टार्च बारते हैं तो बहुत चमकती हैं आंखें, लेकिन हमारी आंखें उतनी चमकती नहीं है बेसिकली उनकी तरह। तो कुछ ना कुछ पिगमेंट्स अलग अलग होगा उनके में, मेरे में हो सकता है हार्ट उनमें थोड़ा सा बड़ा हो, हमारे में क्या होगा, क्लिंच फिस्ट टाइप का है। यानी हम दूसरा जो है डिवीजन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल कैरेक्टर्स। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी अगर आप संसार में देखोगे तो बेटा ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ एल्गी, फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये जो होते हैं अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो जो लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं उनके अंदर में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो कहलाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें होगा, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ओके, कुछ एल्गी में भी होता है, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, ध्यान से सुनिएगा, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ऐसा मत करें कि सर हम तो बना लेते हैं चावल और दाल, नहीं बेटा, उसकी बात नहीं हो रही है। ये आपकी बॉडी के अंदर में आप अपना खाना सिंथेसिस नहीं कर पाओगे। तो हम लोग फूड कहाँ से लेते हो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो लोग अपना खाना खुद बना लेंगे उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, और एल्गी भी हो सकता है, ओके, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, अलग अलग एल्गी होती है। हेट्रोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, तो भैया इसमें हम लोग अपना भी तो लिख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स और लायन, टाइगर, कुछ भी लिख लीजिए, ओके जी। और तीसरा दैट इज हैबिटेट। देखिए हैबिटेट हम उस जगह को कहते हैं, उस लोकेशन को कहते हैं जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म इजिली सरवाइव कर पाए, क्या कर पाए, वो आसानी से वहां पे जिंदा रह पाए, और वहां पे उसको आसानी से क्या मिले, फूड अवेलेबल हो, वो वहां पे आसानी से क्या हो, उसको शेल्टर मिले, यानी वो छुप के रह सकता है। तो हैबिटेट कोई भी लोकेशन हो सकती है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म को आसानी से वो सरवाइव करे, कोई डिफिकल्टी ना हो, उसको फूड अवेलेबल हो, वहां पे शेल्टर, बच के रह सके, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग वी आर लैंड एनिमल्स, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेंगे, लैंड पे। कुछ ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक होते हैं जो कि वाटर में रहेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपके सॉइल के अंदर में भी पाए जाएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपके सैंड, जब आप मुट्ठी भर सैंड उठाओगे ना, उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो एयर में भी रह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। सो नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अब अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स विच अकर्स ऑन अर्थ, यानी कि जो अकर करता है ऑन अर्थ। अलग अलग फॉर्म्स जो होंगी लाइफ, यानी कि हो सकता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा बेटा, ट्रांसपेरेंट हो, कोई कलरलेस हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा दिन तक जीता हो, कोई कुछ ही दिन में मर जाता हो, कोई जो होगा काफ़ी बड़ा हो, कोई एकदम छोटा हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म जो आपके अर्थ के ऊपर पाई जाती है, जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए पहला मैं लिखा हूँ बेटा वेरिएशन इन साइज। तो
पहला हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया ये इजीली आपको आपकी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो इनको देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये इनका डायमीटर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। सो बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, माइक्रोमीटर में होगा, या म्यू एम से ऐसे दिखाते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक होंगे। ठीक, अगर बात करें ब्लू व्हेल की बात करें, तो ब्लू व्हेल जो होती है ये काफ़ी लंबी होती है, 30 मीटर लॉन्ग हो सकती है। तो सोचिए, एक माइक्रोस्कोपिक था जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, एक इतनी बड़ी है 30 मीटर। उसके बाद में सुनिएगा, सबसे बड़ा ट्री अगर बात करें, रेडवुड ट्रीज, जो रेडवुड ट्री है कैलिफोर्निया शहर में पाया जाता है, 100 मीटर से ऊपर की हाइट हो सकती है। देखिए, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं, एक बैक्टीरिया है, एक ब्लू व्हेल है, एक ट्री है, यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, एक ट्री है। सबका साइज भी क्या है बेटा, अलग अलग है। तो यही तो है वेरिएशन, और इसी वेरिएशन को कहा जाता है डाइवर्सिटी इन द केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक, ब्लू व्हेल 30 मीटर, रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया दैट इज 100 मीटर। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, वेरिएशन ऑफ लाइफ स्पेन। हो सकता है बेटा, यहाँ पे एक दो रेखा रखा है, अगर मैं बोलूँ और आपकी, बेटा आप का और मेरा दोनों लोगों का एवरेज लाइफ स्पेन कितना है, बोलो सर नियर अबाउट 60 ईयर्स, 60 साल के आसपास में हमारा एवरेज लाइफ स्पेन है। तो हम भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, तो हम जो है नियर अबाउट, अपना भी मेंशन कर देता हूँ भैया, मान लो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स कितने साल तक जीता है, तो लीव फॉर नियर अबाउट मान लेता हूँ 65 ईयर्स, 65 ईयर्स तक जिए। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है, सुनिएगा, लाइफ स्पेन का मतलब होता है बर्थ टू डेथ के बीच का जो टाइम होता है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पेन। क्या बोलते हैं, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म कब जन्म ले रहा है और कितने सालों बाद मर जा रहा है, इसी बीच की जो ड्यूरेशन है या टाइम इंटरवल है, इसी को बोला जाता है लाइफ स्पेन। यानी कि द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइफ स्पेन। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पेन भी होती है। जैसे बात करेंगे पाइन ट्रीज, जो देवदार का पौधा होता है, पेड़ होता है, वो बेटा 1000 साल से भी ज्यादा तक जी सकता है। सोचिए, मस्क्यूटो ये भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, कुछ ही दिनों में मर जाता है, तो लिव फॉर ओनली फ्यू डेज। एंड ह्यूमन बींग्स, जो कि मैंने लिख दिया, लिव फॉर नियर अबाउट 65 ईयर्स। ओके, तो बेटा जी, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पेन भी देखने को आपको मिलती है इस लिविंग वर्ल्ड में। क्लियर है जी? आ जाइए, वेरिएशन इन बॉडी कलर, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। बॉडी कलर, अगर मैं और आप कोई कंपेयर, हो सकता है कोई, मैं तो बहुत गोरा हूँ, तुम तो बहुत काली हो सकता है, यानी कि कलर के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, वर्ल्ड में होता है, गोरे काले होता रहता है। इसी तरह से अगर हम बात करें किसमें बेटा जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, तो वहाँ भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो काफी आपको, आपके आंखों को सुकून देती है। कभी तितली को देखिएगा, बटरफ्लाई काफी क्या होती है बेटा, कलरफुल होती है, कलरफुल फ्लावर्स आपको दिखते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स आप देखोगे, ठीक है, और बर्ड्स भी ऐसी देखोगे जो इनके अंदर में कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, नीली पीली अलग अलग कलर की होंगी, तो ब्राइटली कलर्ड होंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि वर्म्स, जिसको हम लोग कीड़ा बोलते हैं, जनरली कुछ कलरलेस कीड़े भी होंगे। तो देखिएगा, वेरिएशन इन बॉडी कलर में पहला लिया है वर्म्स जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो जाएगा बेटा कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं है डिफाइन, कलरलेस। फॉर एग्जांपल नीमेटोड, जिसको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं, आपके ये पैरासिटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे कहाँ पे, इंटेस्टाइन के आसपास में। कुछ ऐसे होंगे जो ट्रांसपेरेंट होंगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिनके, अगर यहाँ पे है ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये लाइट सोर्स यहाँ से दिया तो आराम से आर पार आप देख सकते हो, दैट इज द ट्रांसपेरेंट। ओके, तो पिन वर्म एग, या जब जो ये थ्रेड वर्म भी इसको कहते हैं, पिन वर्म को, जब ये किस स्टेज में रहेगा, एग वाली स्टेज में रहेगा, लार्वल स्टेज आप बोल लीजिएगा, तो बेटा
वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, उसके बॉडी के सारे सेगमेंट्स आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट ही है। अब अगर बात करें, जो मैंने बोल ही दिया, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फ्लावर्स, ये क्या होता है बेटा, काफी ब्राइट कलर्ड के हो सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा जी, एक पॉइंट है जो मैं समझाना चाहता हूं, दैट व्हेन यू इंक्रीज योर एरिया ऑफ रिसर्च द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, यानी जब आप अपने रिसर्च का एरिया बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक छोटे से सिटी में रहता हूँ, जैसे मैं बात करूँ, मैं बलिया सिटी में रहता हूँ, ठीक है। तो बलिया सिटी में जो द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो यहाँ पे हैं, जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, सेपियन स्पीसीज हो गई, फिर कोई आंट होगा, कोई इंसेक्ट होगा, कोई ना कोई होगा, नियर अबाउट मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 लाख स्पीसीज है, ओके। और बलिया एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। तो जब मैं अपने एरिया ऑफ रिसर्च को बढ़ाऊंगा, जब मैं पूरे उत्तर प्रदेश की स्टडी करूंगा, तो भैया ये एरिया काफ़ी बड़ा हो गया, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, वो मैं मान लेता हूँ कि 2 मिलियन, या मान लो नियरली 90, या कोई भी ले लो, 1-2 लाख, 1 लाख ये है तो यहाँ मान लो 10 लाख लिख लो, 10 lakhs। यानी बेटा हुआ क्या, मैंने एरिया ऑफ रिसर्च को बढ़ाया, अपने दायरे को बढ़ाया, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। नोट डाउन करिएगा इस बात को। अब आ जाइए, जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, पहला वाला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सुनिएगा, जब बेटा आप इस एसएसटी पढ़ेंगे, वहाँ पे ज्योग्राफी आपको जब पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ पे बताया जाता है कि 0 डिग्री ऑफ अर्थ, वहाँ पे इक्वेटर होता है, उसके ऊपर आप जाएंगे 23.5 डिग्री पे नॉर्थ की तरफ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री के आसपास जाएंगे तो एक सर्किल होती है जो नॉर्थ में होती है, दैट इज कॉल्ड एज द आर्टिक सर्किल। फिर अगर नीचे आओगे, दैट इज द साउथ पोल, यानी कि बेटा जी ये जो 23.5 डिग्री जो होगी साउथ में, यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या होगा बेटा जी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री पे एंटार्क्टिक सर्किल होगा। तो बेटा ये आप पढ़ोगे, लेकिन मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो रीजन है, कहाँ से, इक्वेटर से आप 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाओ, नॉर्थ की तरफ जाओ, ये वाला रीजन है, इसको बोला गया बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आओ, जो ये वाला रीजन है, जिसको बोला क्या बेटा, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो रीजन है बेटा जी, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ह्यूमिडिटी होती है, यानी आपका उमस होता है, वार्म होती है, यानी कि बेटा जी काफ़ी गर्मी होती है। और ये 2 कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फॉर देयर ग्रोथ। कौन सी, वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट। तो ये वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट पार्टिकुलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले इलाके में ही आपको मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म यहीं ग्रो होंगे। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेगा बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे, मेगा बायोडाइवर्सिटी। तो जो रीजन है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री क्या साउथ की तरफ में, दैट इज द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, जो कि बेसिकली सपोर्ट करता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में लाइफ को। तो इसीलिए इस रीजन को बोला जाता है मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन। नोट डाउन करेंगे, द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑन अर्थ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हैव रिच डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ।
यानी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दैट रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मिल रही हैं चीज़ें या मिल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेगा बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे बेटा? मेगा बायोडाइवर्सिटी। नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, इस तरह से पूरे वर्ल्ड की अगर बात करोगे तो पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं। तो लिखिएगा देयर आर अबाउट 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करोगे तो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री हैं, उनमें से इंडिया भी एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, यानी यहाँ भी अभी भी बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है। और भी हो सकती हैं कुछ कंट्रीज है, कुछ एक एग्जाम नाम याद रखिएगा, मैक्सिको है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि नियरली कितने हैं? 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है, उसमें से इंडिया भी एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, जिसमें 1/2 से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिया में ही पाए जाते हैं। क्लियर है? ठीक, तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। इंडिया इज one of 12th one of 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी countries which consist of, जो कितना कंसिस्ट करता है? मोर देन हाफ ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। यानी अगर बात करें 100% बायोडाइवर्सिटी है, उसमें से 50 से भी ज्यादा परसेंटेज केवल इंडिया में है। विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो पूरे अर्थ पे अगर 100% बायोडाइवर्सिटी है तो उस 100% में से भी 50 से ज़्यादा परसेंट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ है? इंडिया में है। ठीक है, कुछ अदर कंट्रीज भी हैं जो कि आपके बेसिकली क्या बेटा मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में आएंगी, तो लिख लीजिएगा अदर कंट्रीज विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अदर कंट्रीज जो कि विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, जो कि बायोडाइवर्सिटी में रिच है। एक दो के नाम एग्जांपल लिख लीजिएगा, जैसे कि मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ एक कंट्रीज हैं जो कि आपकी बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज होंगी। टोटल 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, उसमें से इंडिया भी एक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आउट ऑफ 100% 50 से भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, 50% से भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपके इंडिया में ही है। और अदर कंट्रीज जो कि रिच इन बायोडाइवर्सिटी है या मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज कहेंगे हम इनको, जैसे कि मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कुछ अलग चीज़ें जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी हैं, लेकिन ये पूछा जाता है टर्म्स, जैसे टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात करेंगे। ये एक ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ 4 चीज़ों के साथ में डील करता है। दैट इज, पहला होगा कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड दैट इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड दैट इज क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ दैट इज नॉमेनक्लेचर। जहाँ पे आप एक एक कैरेक्टर पढ़ोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फिर उसको आइडेंटिफाई करोगे दैट ऑर्गेनिज्म को,
फिर उसका क्लासिफिकेशन करोगे उस ऑर्गेनिज्म को, और लास्ट में नोमेनक्लेचर दोगे, यानी नामकरण करोगे। सुनिएगा, जैसे मान लीजिए एक क्लास की ही बात कर लेते हैं। क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। एक मिनट, चलिए, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि किसी एक क्लास में, अगर एक क्लास में बोला जाए कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को छांटना है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मैं बोलूं कि किसी भी क्लास में, सुनिएगा, किसी भी क्लास में मान लो 90 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 90 स्टूडेंट्स ही तो फर्स्ट डिवीजन नहीं लाते हैं ना। कोई एक ही फर्स्ट डिवीजन होगा, यानी कोई 70 से 80% मार्क लाता होगा, कोई 90 से 95% लाता होगा, कोई क्या होगा बेसिकली 50 से 60% लाता होगा। तो मैं क्लासीफाई कर लेता हूँ कि 50 से 60% पाने वाले कितने हैं, मान लीजिए 30 हैं। 60 से 80 पाने वाले मान लीजिए ये है 40 है। 80 से 90% पाने वाले कितने हैं, 20 है। टोटल कितने हो गए, 30, 40, 70, 20, 90। तो बेटा जी, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कि भैया कौन सा बच्चा कितना ज़्यादा पढ़ता है, कौन गधा है कौन, इसके बेसिस पे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये लड़का ज़्यादा शरारती है, ये थोड़ा पढ़ने में सही है, ये एकदम पढ़ने में सही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं। तो उसी तरह से बेटा जी, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ मिली, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, एक मुझे ए चीज़ मिली है और मुझे बी चीज़ मिली है। दो चीज़ मुझे मिली हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि भैया एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप उनका कैरेक्टर्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैरेक्टर्स जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ए और बी, ठीक है। अगर मान लीजिए हम पहला कैरेक्टर लेते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, तो जो ए वाला है, ये ए ऑर्गेनिज्म है, ये बी ऑर्गेनिज्म है। कोई भी ए ऑर्गेनिज्म, ये कोई बी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे, सबसे पहले उनके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे कि भैया एक्चुअली में उनमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो पहला कैरेक्टर लिया क्लोरोफिल, तो ए वाले में मान लो क्लोरोफिल है, दिख रहा है, ग्रीन लीव्स है, ग्रीन ग्रीन है, तो भैया, लेकिन बी वाले में क्लोरोफिल नहीं दिख रहा है। चलो, इस कैरेक्टर पे नहीं सेटिस्फाई हुए, थोड़ा और देख लेते हैं, या मान लेते हैं कि दूसरा कैरेक्टर लेते हैं, एक दूसरा कैरेक्टर कोई भी ले लीजिए। अगर यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी एक कैरेक्टर अगर आप ले लो, जो लिप्स होंगी उनमें वेनेशन अलग अलग हो सकता है, या कोई और भी कैरेक्टर अगर आप लेना चाहें, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जैसे बेसिकली कौन सा कैरेक्टर आप ले सकते हो। पहले तो हमने क्लोरोफिल ले लिया, और भी 2-3 कैरेक्टर्स आप बताइए। जैसे कि बेटा उनकी लीफ काफ़ी क्या है, छोटी है, तो लीव्स ले लेते हैं। लीव्स इसमें हैं, लेकिन यहाँ पे मान लो लीव्स काफ़ी कम है या एकदम ना के बराबर है। तो बेटा जी, जब आप इन दोनों कैरेक्टर्स को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर में बेटा क्लोरोफिल है, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। तो जिसके अंदर में क्लोरोफिल होगा वो अपना खाना बना सकता है कि नहीं बना सकता है, यस सर, क्लोरोफिल वाला तो खाना बना सकता है। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर में फोटोसिंथेसिस होगी। यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है और ना ही लीव्स है, तो यहाँ पे कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, किसके बेसिस पे बेटा जी, हमने बोला कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे कि हाँ उसके अंदर में कैरेक्टर क्या है, दूसरे वाले में कैरेक्टर क्या है। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा तो उसका आप ईच एंड एवरी क्या करोगे बेटा, कैरेक्टर्स पढ़ोगे। तो इन दोनों के कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि बेटा ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो ना हो ये बेटा जी या तो क्या होगा, प्लांट,
और ये नहीं कर पा रहा है तो ये क्या होगा, कोई ना कोई एनिमल। आई बात समझ में। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, कैरेक्टर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये प्लांट है, ये क्या है, एनिमल्स। तो उन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया, ये प्लांट कैटेगरी में आ गया, ये एनिमल कैटेगरी में आ गया। तो अलग अलग कैटेगरी पे डाला, उसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे बेटा जी, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टर्स, कि इसके अंदर में क्या कैरेक्टर्स हैं, इसके अंदर में क्या कैरेक्टर्स हैं। फिर आइडेंटिफाई कर लिया, ओहो ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा हमने क्या कर लिया, तो मैं लिखते जाऊं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो जो चीजें मैंने कैरेक्टर के बेसिस पे, सबसे पहले कैरेक्टर्स पढ़ा। कैरेक्टर्स एक में था क्लोरोफिल और लीव्स। तो जिसमें क्लोरोफिल और लीव्स हो रहा था वो क्या कर पा रहा था बेटा, फोटोसिंथेसिस कर पा रहा था, ठीक है। दूसरे वाले का भी हमने कैरेक्टर पढ़ा जिसमें ना ही क्लोरोफिल था और ना ही लीव्स था। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया, देखने के नहीं है उसमें, तो नहीं है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स पढ़े, उसके बाद आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, जो फोटोसिंथेसिस करता है उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, बेसिकली किस कैटेगरी में रखते हैं, प्लांट्स की कैटेगरी में। तो इसको हमने प्लांट्स की कैटेगरी में रख दिया। जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, एनिमल्स की कैटेगरी में रख दिया। ओके जी। अब जब सारा चीज हो गया, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, तब हम लोग प्लांट्स जो होंगे उनका स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर कर देते हैं, साइंटिफिक नेम दे देते हैं, एनिमल्स का साइंटिफिक नेम दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी बोटेनिकल नेम जो कि आपके प्लांट्स में रिलेटेड होंगे तो उनको बोटेनिकल नेम दे देंगे। जैसे मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका बोला जाता है, नाग जो होता है ना सांप, उसको नाजा नाजा, कोबरा जो होता है उसको नाजा नाजा बोलते हैं। तो साइंटिफिक नेम दे देते हैं, बाद में हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है बेटा टेक्सोनोमी। क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमी। जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले आप कैरेक्टर पढ़ेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ इसमें तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, प्लांट में। ये किस कैटेगरी में जाएगा, एनिमल कैटेगरी में। उसके बाद आप ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो, नामकरण कर सकते हो। क्लियर है जी, अरे इतनी बातें क्लियर है जी। अब सुनिएगा, फादर सबके होते हैं, तो जो टेक्सोनोमी के फादर हैं, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, कैरोलस लिनियस इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टेक्सोनोमी। इनको हम लोग बोलते हैं बेटा फादर ऑफ टेक्सोनोमी। तो हम अब टेक्सोनोमी को अच्छी तरह से किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली हमने जो भी चीज कैरेक्टर्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हमने देखे उसी के बेसिस पे डिवाइड किया ना कि हाँ ये प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसमें लीव्स है, इसमें लीव्स नहीं है। तो इसी के बेसिस पे किया ना ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो जब कभी भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करोगे डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे एक को प्लांट में बांटा, दूसरे को एनिमल बोला, डिफरेंट कैटेगरी में बांटोगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को बोला जाता है टेक्सोनोमी। नोट डाउन करेंगे इस बात को। All organism can be classified into different टेक्सा और कैटेगरी भी बोल सकते हैं, डिफरेंट टेक्सा और कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ easily observable characters called as
So all organism can be classified into different taxa or different category. Okay, so on the basis of easily observable characters, this type of classification called as taxonomy. नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज ऑल अबाउट टैक्सोनॉमी. चलिए बेटा जी, अब हम जानने की कोशिश करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन. तो देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है. सपोज करिए किसी भी एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, ठीक है. हमने उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया 3 पार्ट्स में. एक होगा मान लीजिए जो थोड़ा कम शरारती हैं, दूसरे हैं जो ज़्यादा शरारती हैं, और तीसरे जो क्या है बेटा जी बहुत ही सिंसियर है पढ़ने में. तो अगर मान लीजिए मेरे पास 50 बच्चे हैं, 30 जो हैं काफ़ी सिंसियर हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, 10 जो हैं काफ़ी नोटोरियस हैं, बदमाश टाइप के हैं, और 10 जो हैं बीच वाले हैं. यानी कि बीच मतलब कि ना ही ज़्यादा सिंसियर है ना ही ज़्यादा नोटोरियस है. तो बेटा जी आपने किस बेसिस पे ये डिवाइड किया. तो जो ज़्यादा शरारती करता है उसको अलग कैटेगरी में बांट दिया, कोई कम शरारती है उसको अलग कैटेगरी में बांट दिया, कोई एकदम सिंसियर है पढ़ने में एकदम अच्छा है उसको अलग कैटेगरी में बांट दिया. अब मान लीजिए प्रिंसिपल विजिट पे आता है, पूछता है कि मैं टीचर हूँ, मेरे से प्रिंसिपल ने पूछ लिया कि इनमें से कौन कौन से स्टूडेंट सिंसियर स्टूडेंट है. तो मेरे पास तुरंत डाटा बना होगा, मैं बोल दूंगा सर ये सिंसियर है. कौन से बदमाश हैं, ये वाले. कौन से ज़्यादा बदमाश हैं, ये वाले. तो बेटा हमने किया क्या, कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने जो डिफरेंट कैरेक्टर्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में थे, कोई ज़्यादा बदमाश, कोई कम बदमाश, कोई सिंसियर, उन्हीं के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया. तो इसको हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को बांट रहे हैं इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स. उसी को बोला गया बेटा अलग अलग कैटेगरी में बांट दोगे तो होगा क्या. देखिए अगर प्रिंसिपल आया, उसने पूछा आप बता दो ये 30 जो है काफ़ी अच्छे बच्चे हैं. तो इस तरह से जो एक स्टडी होगी वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होगी. अगर मान लीजिए आपने सब कुछ को एक ही में डाल दिया, कूड़ा कचरा सब एक ही में, अच्छा तो बेटा आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. लेकिन जब आपने क्या किया, अलग अलग इसको कैटेगरी में बांट दिया, तो आप इजीली आप स्टडी कर पाओगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है, किस तरह का है, ये सारी चीज़ें. तो सुनिएगा, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी मेथड किस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. जैसे मान लीजिए आप और मैं, सपोज करिए हमने 50 को बांटा है. तो पहली जो कैटेगरी है 30 वाली सिंसियर, 10 वाली काफ़ी बदमाश, 10 वाले थोड़े बहुत बदमाश, इस तरह से बांट दिया. तो अगर मैं बोलूँ तुम और मैं दोनों लोग सिंसियर हैं, तो कुछ तो कैरेक्टर हम दोनों में मिलता होगा. मैं हो सकता है 5 घंटे पढ़ता हूँ, तुम 10 घंटे पढ़ते होगे, तो ये सिंसियरिटी को दिखाता है. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरा दोस्त जो है काफ़ी बदमाश है, उसका भी एक दोस्त है काफ़ी बदमाश है, तो उन सब बदमाशों को इस कैटेगरी में रख दिया. हम और तुम सिंसियर हैं तो इस कैटेगरी में रख दिया. तो हम दोनों में कुछ ना कुछ कैरेक्टर क्या है, सिमिलर हैं, इसीलिए हम लोग एक कैटेगरी में हैं. और हमारा दोस्त दूसरे कैटेगरी में है क्योंकि वो हमारे से क्या है, डिफरेंट है, 1 घंटा पढ़ता है, सिंसियर नहीं है, बदमाशी करता है. तो हम लोग इसी तरह से ऑर्गेनिज्म को भी क्या करते हैं बेटा, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. So the method of arranging organism into convenient category, अलग अलग कैटेगरी में, ओके, on the basis of similarities and dissimilarities, उसी को बोला जाता है बेटा क्लासिफिकेशन. क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन. अलग अलग कैटेगरी में हम बांटते हैं. जो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, जैसे आप भी सेपियन हो, मैं भी सेपियन हूँ, तो बेटा मेरे अंदर में हाथ का वही काम होगा जो आपके अंदर में होगा.
लेकिन अगर बात कर लें काऊ से कंपेयर करेगा तो काऊ का हाथ जो होगा वो लोकोमोशन में काम करता है, हमारा तो लोकोमोशन में काम नहीं करता। यानी हम काऊ से डिफरेंट है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स उसके और हमारे क्या है नहीं मिलते हैं, तो वो अलग कैटेगरी में हो जाएगा। हम और आप एक ही जैसे हैं तो हम एक कैटेगरी में होंगे, क्योंकि हम दोनों में क्या है सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। पहला, इट मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी, यानी इससे आपको अगर कोई भी पूछे कि भैया कौन सा बदमाश बच्चा है, तो आप आसानी से दौड़ के जाओगे ये वाले सारे बदमाश हैं, ये वाले सिंसियर हैं। तो बेटा आपकी स्टडी काफ़ी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, सिस्टमैटिक हो जाएगी। अगर मान लीजिए सपोज करिए आप पढ़ रहे हैं, सपोज करिए आपने क्या किया, आपने एक ही जगह पे सारा बुक का भंडार लगा दिया, मैथ्स की 2 बुक हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और सोशल स्टडी सब रख दिया। अब क्या करोगे आप, मान लो 2-3 साल बाद पढ़ाई छोड़ चुके हो, आप जा रहे हो वहाँ से ढूंढने के लिए, तो काफ़ी बहुत सारी बुक हैं, आपको बोल दिएगा कि सोशल साइंस का पार्ट फर्स्ट निकाल के लाओ, बहुत डिफिकल्टी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमने क्या किया हुआ है, सुनिएगा, एक कैटेगरी केवल साइंस की बनाई है। ओके, यहाँ पे जितनी बुक्स हैं वो साइंस की बुक रख दी, यहाँ जितनी बुक है दूसरे कैटेगरी में एसएसटी की रख दी, तीसरे में जितनी बुक्स हैं मैथ से रिलेटेड उसको रख दी। तो अगर कोई बोले कि आप चाहो मैथ की बुक निकाल के लाओ, तो फट से इसमें नहीं देखूंगा, इसमें नहीं देखूंगा, किसमें देखूंगा, मैथ वाले में देख लूंगा और फट से मैं निकाल के लाऊंगा। लेकिन अगर सारा मिक्स होता तो डिफिकल्टी होता कि नहीं। तो सिस्टमैटिक मैनर में आप स्टडी कर सकते हो जब आप क्लासिफिकेशन करोगे। इट मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी and in systematic manner. It helps to understand how these organisms have evolved with the time. यानी सेकंड वाला कह रहा है कि बेटा जी जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आज दिख रहा है वो वैसा नहीं था, वो धीरे धीरे इवोल्व हुआ। जैसे बात कर लें प्लांट्स की, तो प्लांट से भी पहले क्या थे, बहुत सारे माइक्रो, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फिर क्या आया होगा आपके, बहुत सारे फंजाई आए होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। और इसके आसपास में जो बेसिकली इसके बाद जब प्लांट मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा, जब आप पढ़ेंगे, तो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट जो होता है वो एल्गी डेवलप करके आया, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अचानक से डेवलपमेंट नहीं हो गया कि आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट बन गए। तो किस तरह से ये इवोल्व हुआ है ये भी हमें पता चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हो सकता है कुछ कैरेक्टर्स इसका किसी और से मिलता हो, इसका मतलब कि बेटा ये किससे आया होगा, उसी से डेवलप होके आया होगा। जैसे हम बात करें एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस या बात करते हैं दोनों जगह रहते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी। तो पहले वो कहाँ रहते थे, वाटर में, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, आके कहाँ रहने लगे, ऑब्वियसली लैंड पे रहने लगे, ठीक है। तो इनके अंदर में कुछ तो होगा जो फिशेस की तरह मिलता जुलता होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनसे मिलता जुलता होगा। तो हम बोलते हैं कि हाँ भैया हो ना हो, फ्रॉग कहाँ से डेवलप हुआ है, ऑब्वियसली फिशेस लाइक ऑर्गेनिज्म या फिशेस भी उनसे डेवलप हो सकती हैं। क्लियर है। सो इट मेक्स द अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑर्गेनिज्म हैव इवोल्व, किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे जो आज ऑर्गेनिज्म दिख रहा है वो वैसा नहीं था, ठीक है, वो धीरे धीरे डेवलप होके आज बना है उस तरह से जो आपको दिख रहा है। तो हम लोग पहले बैक्टीरिया जिसमें मोनोरंस पढ़ते हैं, फिर आपका फंजाई पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, फिर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस तरह से डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आया, फिर टेरिडोफाइट आया, फिर जिम्नोस्पर्म आया, फिर एंजियोस्पर्म आया। तो हम देखेंगे किस तरह से ये इवोल्व हुए हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप, जैसे आप हैं हम हैं, आप भी मामल हो, एक काऊ भी मामल है, ठीक है। तो हो ना हो कुछ तो होगा जो कैरेक्टर्स हम दोनों में सिमिलर होगा। उनके अंदर में भी मेमोरी ग्लैंड्स होता है, हमारे अंदर में भी मेमोरी ग्लैंड्स होता है। वो भी अपने बच्चे को बर्थ करते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, हम भी बच्चे को गिव बर्थ टू यंग वंस कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में जान पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ द क्लासिफिकेशन। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ बायोजियोग्राफी, क्लासिफिकेशन जो होगा बेस बनाता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी का मतलब क्या हुआ बेटा, बायो मीन्स लिविंग और जियोग्राफी यानी बेटा सोचिएगा, देखिए कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंडिया में पाए जाते हैं जरूरी नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएं। फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो वहाँ पे कंगारू पाए जाते हैं, इंडिया में कंगारू नहीं पाए जाते हैं। तो वहाँ का लिविंग फॉर्म क्या है, अलग है, हमारे यहाँ का लिविंग फॉर्म क्या है, अलग है। तो बेटा जी सुनिएगा, अलग अलग ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड जो था,
जिसको जियोलॉजिकल टाइम पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एरा हो गए, पैलियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, बहुत सारे एरा होते हैं जो टाइम पीरियड जिसमें अलग अलग। आपने एक एरा जरूर सुना होगा, जुरासिक पार्क एरा। आप सुनते हो ना कि गॉडजिला, फलाना ढिमकाना, बड़े बड़े जानवर जुरासिक एरा में थे। जुरासिक पार्क पिक्चर देखी होगी। तो वो जुरासिक पार्क कुछ नहीं है, जुरासिक एरा था जहाँ पे आपके डायनासोर्स पाए जाते थे। तो अलग अलग लिविंग फॉर्म्स रहा होगा अलग अलग। अभी तो डायनासोर नहीं है, लेकिन डायनासोर एक समय में एग्जिस्ट करता था ना, जुरासिक एरा में एग्जिस्ट करता था ना। तो जब आप स्टडी करोगे कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कब पाया जाता था, कब खत्म हो गया, इन सारी चीजों को ही बोलते हैं बायोजियोग्राफी। सो इट इज अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम in different geographical region through geological time। geological time वही मैंने बोला, मेसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, जुरासिक एरा, ये सारे एरा में, हर एरा में कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म आया, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या बेटा, क्लासिफिकेशन। बेटा कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।